धरती पर एक वक्त ऐसा आया था जब एनर्जी जैसे कि इलेक्ट्रिसिटी, ऑयल, नेचुरल गैस, यह सब खत्म होने के कगार पर थी। लोगों को एक बल्ब जलाने से पहले भी 2 बार सोचना पड़ता था। साथ ही नेचुरल गैस की कमी होने से लोगों को खाने के लिए तरसना पड़ रहा था। और ऑयल की कमी से यातायात यानी कि ट्रांसपोर्टेशन ठप पड़ने लगे थे। पर अब वह सब गुजरे जमाने की बात हो चुकी है। अब दुनिया ऐसी समस्याओं से मुक्त हो चुकी है और ऐसा मुमकिन हो पाया है लूनर इंडस्ट्रीज द्वारा खोजी गई हीलियम 3 की बदौलत। दरअसल हीलियम 3 सूरज में पाया जाता है और सूरज से निकलने वाली एनर्जी, जिसे सोलर विंड कहा जाता है, उसमें मौजूद होता है। जब यह सोलर विंड सूरज से निकलती है तो अंतरिक्ष में फैल जाती है और जब यह चांद की सतह तक पहुंचती है तो चांद की मिट्टी उस सोलर विंड में मौजूद हीलियम 3 को सोख लेती है। ऐसा अरबों सालों से होता आ रहा है, जिससे चांद की मिट्टी में काफी मात्रा में हीलियम जमा हो गया है। लूनर इंडस्ट्रीज चांद की मिट्टी से इसी हीलियम 3 को एक्सट्रैक्ट करती थी। इसके लिए उन्होंने चांद के दूर दराज इलाके में अपना माइनिंग बेस बनाया था, जहां की मिट्टी में हीलियम 3 की मात्रा सबसे ज्यादा थी। लूनर इंडस्ट्रीज के हार्वेस्टर्स दिन रात चांद की मिट्टी से हीलियम 3 एक्सट्रैक्ट करते थे, फिर उसे पृथ्वी पर भेजते थे। लूनर इंडस्ट्रीज का यह बेस फुली ऑटोमेटिक था, इसलिए इसे संभालने के लिए यहां सिर्फ एक ही इंजीनियर की जरूरत पड़ती थी। लूनर इंडस्ट्रीज हर इंजीनियर के साथ 3 साल का कॉन्ट्रैक्ट साइन करती थी। जब किसी इंजीनियर का 3 साल का कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो जाता था, तब वह अपने पुराने इंजीनियर को पृथ्वी पर वापस बुलाकर नए इंजीनियर को चांद पर भेजती थी। इस वक्त उस बेस को इंजीनियर सैम बेल संभाल रहा था। जब हार्वेस्टर चांद की मिट्टी से हीलियम 3 एक्सट्रैक्ट करके उसे कंटेनर्स में स्टोर कर लेते थे, तो वहां से सैम का काम शुरू होता था। सैम रोवर लेकर उस हार्वेस्टर के अंदर जाता था और वहां से एक्सट्रैक्ट हुए हीलियम 3 से भरे कंटेनर्स को कलेक्ट करके एक लॉन्चर स्पेसक्राफ्ट के जरिए पृथ्वी की ओर लॉन्च कर देता था। साथ ही अगर किसी हार्वेस्टर में गड़बड़ी आ जाए तो सैम ही उसे ठीक करता था। सैम की मदद करने के लिए उस बेस में जरटी नाम का एक एआई रोबोट मौजूद था, जिसे वहां काम करने वाले इंजीनियर्स को असिस्ट करने के लिए प्रोग्राम किया गया था। हालांकि जरटी को किसी इंसान की तरह नहीं बनाया गया था, जिससे वह बेस से बाहर नहीं जा सकता था, बल्कि वह बेस की छत से जुड़ा हुआ था और छत पर लगे ट्रैक से ही इधर उधर मूव होता था। वहां सैम के लिए अकेले 3 साल बिताना एक चुनौती भरा काम था। ऊपर से जर्टी ने सैम को बताया था कि उनका कम्युनिकेशन सैटेलाइट खराब हो जाने की वजह से वे चांद से पृथ्वी पर कोई भी लाइव कम्युनिकेशन नहीं कर सकते। वे सिर्फ पृथ्वी पर वीडियो मैसेज सेंड और रिसीव कर सकते थे। इसलिए सैम अपना अकेलापन काटने के लिए जरटी से ही बातचीत कर लिया करता था। साथ ही उसने वहां कुछ पौधे भी उगाए थे और जब उसे कोई काम नहीं रहता था तो वह लकड़ी के मॉडल्स बनाकर अपना टाइम पास करता था। सैम जब पृथ्वी से चांद पर आया था, उस वक्त उसकी पत्नी टस प्रेग्नेंट थी। फिर कुछ समय बाद टेस ने एक लड़की को जन्म दिया, जिसका नाम उसने ईव रखा। सैम की बेटी ईव अब 3 साल की हो चुकी थी, पर सैम ने उसे अब तक सिर्फ वीडियो मैसेज में ही देखा था। पर अब जल्द ही कंपनी के साथ सैम का 3 साल का कॉन्ट्रैक्ट खत्म होने वाला था। सैम पृथ्वी पर वापस लौटकर टेस और ईव से मिलने के लिए बेकरार था। इसी तरह टीवी देख रहा था। कुछ देर बाद वह टीवी बंद करके कॉफी बनाने के लिए गर्म पानी लेने गया। सैम कप में गर्म पानी भर ही रहा था कि तभी अचानक उसे सामने कुर्सी पर एक लड़की बैठी हुई नजर आई। न जाने वह कौन थी, उसे देख आश्चर्य से सैम का मुंह खुला का खुला रह गया। इस चक्कर में सैम का हाथ ही गर्म पानी की ओर चला गया, जिससे उसका हाथ गया और वह दर्द के मारे उछल पड़ा। तभी दूसरी ही पल जब उसने कुर्सी की ओर देखा तो अब वह लड़की वहां से गायब हो चुकी थी। यह बात अजीब जरूर थी, पर सैम को यह उसका वहम लगा। उसके बारे में सोचना छोड़ सैम ने जर्टी की मदद से अपने हाथ की मरहम पट्टी की और सोने चला गया। अगली सुबह जब सैम सोकर उठा तो देखा कि हार्वेस्टर ने एक और कंटेनर हीलियम 3 से लोड कर दिया था। सैम उसी वक्त उस कंटेनर को कलेक्ट करने अपना रोवर लेकर हार्वेस्टर की ओर निकल पड़ा। वह विशालकाय हार्वेस्टर अपने पीछे पत्थर और धूल के मलबे उड़ाता हुआ बिना रुके मिट्टी से हीलियम 3 एक्सट्रैक्ट करता रहता था। सैम का रोवर बस उस हार्वेस्टर के करीब पहुंचने को था। तभी अचानक ही सैम को हार्वेस्टर से निकलते धूल में उसी लड़की का चेहरा दिखाई देने लगा। इसी चक्कर में सैम का रोवर सीधा हार्वेस्टर के पहिए में ही जा घुसा, जिससे सैम बुरी तरह घायल हो गया और वह हार्वेस्टर भी बंद पड़ गया। इस दुर्घटना में सैम का रोवर पूरी तरह तबाह हो चुका था, जिससे उसके अंदर की ऑक्सीजन तेजी से बाहर निकल रही थी। यह देख सैम ने फौरन अपने स्पेस सूट का हेलमेट पहन लिया और अगले ही पल सैम बेहोश हो गया। कुछ देर बाद जब सैम बेहोशी से जागा तो पाया कि वह स्ट्रेचर पर लेटा हुआ था, जहां जरटी उसकी देखरेख कर रहा था। सैम ने जर्ट से पूछा,
मैं कहाँ हूँ इस पर, जर्ट ने बताया। आप इस वक्त बेस के मेडिकल रूम में हैं। आपका एक्सीडेंट हुआ था जिसमें आप घायल हो गए थे। क्या आपको उसके बारे में कुछ याद है? इस पर सैम ने दिमाग पर थोड़ा जोर डाला, लेकिन अजीब बात थी कि सैम को उस एक्सीडेंट के बारे में कुछ भी याद नहीं आ रहा था। जरटी ने सैम को बताया, एक्सीडेंट की वजह से आपके दिमाग को भी हल्का चोट पहुंचा है, इसलिए आपको कुछ बातें याद नहीं है। साथ ही आपका शरीर भी अभी कमजोर है, इसलिए मुझे कुछ दिन आपको यहाँ मेडिकल रूम में ही रखने के आदेश मिले हैं। यह कहकर जर्टी वहां से चला गया। कुछ देर बाद सैम को बाहर से जर्टी के किसी से बातचीत करने की आवाजें सुनाई थीं। उसे सुन सैम बाहर जाने के लिए बिस्तर से उठने लगा। हालांकि सैम इतनी बुरी हालत में था कि वह ठीक से चल भी नहीं पा रहा था, पर फिर भी वह किसी तरह संभलता हुआ जब बाहर आया तो उसने सुना कि जर्टी कंप्यूटर पर कमांड सेंटर से बात कर रहा था, वो भी वीडियो कॉल पर। वो उन्हें हार्वेस्टर के खराब होने की जानकारी दे रहा था, पर सैम को तो बताया गया था कि कम्युनिकेशन सैटेलाइट खराब हो चुका है, जिससे वे लोग पृथ्वी पर किसी से भी लाइव बात नहीं कर सकते। फिर भला जरटी अपने कमांडर से वीडियो कॉल पर बातचीत कैसे कर रहा था? तभी सैम जब जरटी के पास आया तो जरटी ने तुरंत वीडियो कॉल कट कर दिया। सैम ने जरटी से पूछा, तुम किससे बात कर रहे थे? इस पर जरटी ने झूठ बोल दिया कि वह बात नहीं कर रहा था, बल्कि एक वीडियो मैसेज रिकॉर्ड कर रहा था। इस पर सैम ने भी कोई सवाल नहीं किया। कुछ समय बाद सैम की हालत में सुधार आ चुका था। इसी दौरान सैम ने देखा कि वह हार्वेस्टर जिससे सै टकराया था वह अब भी खराब पड़ा था। सैम ने बेस से बाहर जाकर उस हार्वेस्टर को ठीक करने का फैसला कर लिया, लेकिन तभी उसने देखा कि जरटी ने बेस के सारे दरवाजे लॉक कर दिए थे। सैम ने जरटी से दरवाजे का लॉक खोलने को कहा, लेकिन जरटी ने सैम से कहा कि जब तक सैम शारीरिक और मानसिक रूप से पूरी तरह ठीक नहीं हो जाता, तब तक वह उसे बेस से बाहर नहीं जाने दे सकता। इसके बाद जर्टी ने सैम को उनके कमांडिंग ऑफिसर्स का एक वीडियो मैसेज दिखाया, जिसमें कमांडिंग ऑफिसर्स बता रहे थे कि वे एक रेस्क्यू टीम को चांद पर भेज रहे हैं, जो उनके बिगड़े हुए हार्वेस्टर को रिपेयर करेंगे, जिसके बाद बेस फिर पहले की तरह शुरू हो जाएगा। उन्होंने सैम को आदेश दिया कि जब तक रेस्क्यू टीम वहां आकर सब कुछ ठीक नहीं कर देती, तब तक सैम को बेस पर ही रहना होगा। उस वीडियो मैसेज को देखकर सैम का दिमाग और ज्यादा गर्म हो गया, क्योंकि वह पूरी तरह ठीक हो चुका था। फिर भी कमांडिंग ऑफिसर्स उसे बेस से बाहर जाने से रोक रहे थे, लेकिन सैम किसी भी हाल में बाहर जाना चाहता था। तभी उसे एक तरकीब सूझी। उसने एक कंपार्टमेंट को खोलकर चाकू से एक पाइप पर छेद कर दिया, जिससे उस पाइप से कोई गैस लीक होने लगी। इससे पूरे बेस में इमरजेंसी अलार्म बजने लगा। तब सैम ने जर्टी को वहां बुलाया, फौरन उस पाइप को रिपेयर करने लगा। इसी दौरान सैम ने जर्टी से कहा, मुझे लगता है कि कोई माइक्रो मेटियोरॉइड हमारे बेस से टकराया है, जिसने इस पाइप में छेद कर दिया। हो सकता है उसने बेस के आउटर शेल यानी कि बाहरी हिस्से को भी नुकसान पहुंचाया होगा, इसलिए मुझे अभी बाहर जाकर आउटर शेल की जांच करनी होगी। लेकिन फिर भी जरटी ने उसे बाहर जाने से मना कर दिया। तब उसने कहा, अंतरिक्ष में बना यह बेस बहुत ही नाजुक है, जरा सी भी लापरवाही पूरे बेस को तबाह कर सकती है। सैम ने आगे कहा, देखो जरटी, अगर तुम चाहो तो हम ये बात कमांड सेंटर तक नहीं पहुंचने देंगे, लेकिन प्लीज मुझे बाहर जाकर जांच करने दो। इस बात पर जरटी राजी हो गया। फिर सैम उसी वक्त उस कमरे में गया। वहां उसने देखा कि उस कमरे से उसका एक स्पेस सूट गायब है। सेम दूसरा स्पेस सूट पहनकर बेस से बाहर आ गया। फिर सैम अपने रोवर में बैठकर उस खराब पड़े हार्वेस्टर की ओर चल पड़ा। वहां पहुंचकर सैम ने देखा कि उसका रोवर अब भी हार्वेस्टर के नीचे दबा पड़ा था। उसने रोवर की खिड़की से अंदर देखा। उसमें सैम बेहोश पड़ा था, पर यह कैसे मुमकिन था? अगर सैम अब भी रोवर में घायल पड़ा था, तो फिर यह दूसरा सैम कौन था जो मेडिकल रूम में जागा था? तभी वह दूसरा सैम यानी कि सेम टू घायल सैम को उठाकर बेस पर ले आया। बेस पर आते ही उसने जरटी से गुस्से में पूछा, आखिर ये आदमी कौन है? ये मेरी तरह क्यों दिख रहा है? लेकिन जरटी ने सेम टू के इस सवाल को टालते हुए कहा, इसे इलाज की जरूरत है, हमें इसे फौरन मेडिकल रूम में ले जाना होगा। फिर कुछ देर बाद घायल सैम स्ट्रेचर पर बेहोशी से जागा और जागते ही पूछा, मैं कहाँ हूं? इस पर जरटी ने उससे कहा, सैम, तुम बेस के मेडिकल रूम में हो। तुम्हारा हार्वेस्टर के साथ एक्सीडेंट हुआ था, क्या तुम्हें उस बारे में कुछ याद है? इस पर सैम ने कहा, हाँ मुझे याद है, मुझे धूल में एक लड़की का चेहरा नजर आया था, उसी से मेरा ध्यान भटका और यह सब हो गया। उसी रूम में सेम टू भी मौजूद था, जो सैम से नजरें चुराता हुआ उसकी सारी बातें सुन रहा था। हालांकि सैम को लग रहा था कि वह सेम टू भी शायद उसका वहम है। सैम ने जर्टी से पूछा, जर्टी, क्या हमारे अलावा भी यहाँ कोई मौजूद है? इस पर जर्टी ने बात को घुमाते हुए कहा, सैम, तुम्हें रेस्ट की जरूरत है, तुम अभी आराम करो। यह सुनकर सैम टू को घूरने लगा। ये देख सैम टू सैम से नजरें चुराता हुआ वहां से चला गया। कुछ देर बाद सैम अपने बिस्तर से उठकर बाहर आया। उसने देखा कि वह सैम टू एक रूम में एक्सरसाइज कर रहा था। अब सैम समझ चुका था कि वह दूसरा सैम उसका वहम नहीं,
बल्कि वह असलियत है। वह फौरन जरटी के पास आया और उससे पूछा, आखिर वह आदमी कौन है और उसकी शक्ल मेरी तरह क्यों है? इस पर जरटी ने कहा, वो भी सैम बेल है। यह सुनकर सैम चौंक उठा। वो फौरन सैम 2 के पास आया और उसे कहा, जरटी कह रहा है कि तुम भी सैम बेल हो, लेकिन मैं भी तो सैम बेल ही हूँ। आखिर तुम कौन हो और तुम यहाँ कब आए? इस पर सैम 2 ने कहा, मुझे यहाँ 1 हफ्ते पहले ही भेजा गया है। मुझे लगता है तुम मेरे क्लोन हो। यह सुनते ही सैम चिढ़कर बोला, क्या कहा तुमने? मैं क्लोन हूँ? मैं यहाँ 3 साल से हूँ। मैं नहीं, बल्कि तुम मेरे क्लोन हो। इस पर सैम 2 बस मुस्कुराकर चुप हो गया। कुछ देर बाद सैम पौधों को पानी दे रहा था। तभी सैम 2 उसके पास आया और उसे घूरने लगा। तब सैम ने उसे कहा, तुमने मेरी जान बचाई, इसके लिए मैं तुम्हारा शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। यह कहकर सैम ने सैम 2 से दोस्ती का हाथ बढ़ाया, लेकिन सैम 2 ने सैम से मुंह फेर लिया। कुछ समय तक उनमें ऐसे ही नोक झोंक होती रही। बातों ही बातों में उन्हें यह भी पता चला कि उन दोनों की मेमोरी भी बिल्कुल एक जैसी थी। इसी दौरान सैम के लिए कमांड सेंटर से एक वीडियो मैसेज आया, जिसमें कमांडिंग ऑफिसर्स ने उसे बताया कि रेस्क्यू टीम चांद के लिए रवाना हो चुकी है और वह 14 घंटे में चांद पर लैंड हो जाएंगे। उसे सुनकर सैम हैरान रह गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर उनके कमांडिंग ऑफिसर्स रेस्क्यू टीम को वहां क्यों भेज रहे हैं। लेकिन फिर सैम ने खुद ही अंदाजा लगाया कि शायद वह उसे पृथ्वी पर ले जाने के लिए रेस्क्यू टीम को भेज रहे होंगे, क्योंकि वह घायल भी है और जल्द ही कंपनी के साथ उसका 3 साल का कॉन्ट्रैक्ट खत्म भी होने वाला है। लेकिन सैम 2 ने उससे कहा, क्या तुम्हें सच में लगता है कि वो तुम्हें रेस्क्यू करने आ रहे हैं? देखो, मुझे समझ आ चुका है कि हम दोनों ही असली सैम बेल नहीं हैं, बल्कि हम असली सैम बेल की क्लोनस हैं। इसीलिए जैसे ही तुम्हारा एक्सीडेंट हुआ तो हमारे कमांडिंग ऑफिसर्स तुम्हें मरा समझकर उसी वक्त मुझे बेस पर ले आए। अब तुम ही सोचो कि उस बिगड़े हुए हार्वेस्टर को तो मैं भी ठीक कर सकता हूँ, फिर भी हमारे कमांडिंग ऑफिसर्स उसे ठीक करने के लिए रेस्क्यू टीम क्यों भेज रहे हैं? दरअसल हमारे कमांडिंग ऑफिसर्स नहीं चाहते हैं कि मैं बेस से बाहर हार्वेस्टर ठीक करने जाऊं और अपने क्लोन यानी कि तुमसे मिलूं। इसलिए उन्होंने मुझे बेस में ही कैद कर रखा था और रेस्क्यू टीम भेज रहे थे ताकि वो तुम्हें ठिकाने लगाकर और हार्वेस्टर को ठीक करके तुम्हारे यहाँ होने के सारे सबूत मिटा सकें और मुझे कभी सच्चाई पता ना चल पाए। हालांकि मैं चालाकी से बाहर चला गया और मुझे तुम मिल गए, पर हमारे कमांडिंग ऑफिसर्स ये बात नहीं जानते। उन्हें अब भी लग रहा है कि मुझे सच्चाई पता नहीं चली है, इसलिए वह सच्चाई को दबाने के लिए रेस्क्यू टीम भेज रहे हैं। लेकिन सैम यह मानने को तैयार ही नहीं था कि वो एक क्लोन है। वो गुस्से में वहां से चला गया। कुछ देर बाद सैम अपने दिमाग को शांत रखने के लिए लकड़ी के मॉडल्स बनाने में लगा था। तभी सैम 2 उसके पास आया और उससे कहा, क्या तुमने एक बात नोटिस की कि जब तुम्हारा एक्सीडेंट हुआ उसके तुरंत बाद ही मैं बेस के मेडिकल रूम में कैसे आ गया? अब यह तो नामुमकिन है कि कंपनी ने मुझे इतनी जल्दी पृथ्वी से चांद पर भेज दिया हो। इसलिए मुझे लगता है कि मैं पहले से ही यहाँ पर मौजूद था और अगर मैं यहाँ था तो जरूर यहाँ और भी क्लोनस होंगे। जरूर यहाँ कोई सीक्रेट रूम होगा जहां उन सारे क्लोन्स को छुपाकर रखा गया होगा। लेकिन सैम ने हंसते हुए कहा, मैं 3 साल से यहाँ हूँ। मुझे इस बेस का हर कोना कोना मालूम है। यहाँ कोई सीक्रेट चैम्बर नहीं है। और रही बात क्लोन्स की, तो आखिर हमारे कमांडिंग ऑफिसर्स को इंसानों के होते हुए क्लोन्स की क्या जरूरत है? इस पर सैम 2 ने कहा, हम जिनके लिए काम करते हैं वह एक कंपनी है और किसी भी कंपनी के लिए फायदा और नुकसान मायने रखता है। अब तुम ही सोचो कि अगर कंपनी हर 3 साल में किसी इंसान पर पैसे इन्वेस्ट करके उसे पृथ्वी से चांद के इस दूर दराज इलाके में भेजेगी तो उन्हें कितना सारा पैसा खर्च करना पड़ेगा और ऊपर से उस इंसान की जान को भी खतरा होगा। इसलिए कंपनी ने हमारे जैसे ढेर सारे क्लोन्स बनाकर पहले ही चांद पर भेज दिए हैं और उन्हें कहीं छुपा दिया है। इसलिए जब कोई क्लोन किसी वजह से मर जाता है तो वह तुरंत दूसरे क्लोन को जगाकर काम पर लगा देते हैं। इस तरह कंपनी काफी पैसे बचा लेती है। अब जरा सोचो कि उन्होंने अभी तक कम्युनिकेशन सैटेलाइट को ठीक क्यों नहीं किया है? क्योंकि उन्हें डर है कि अगर हम पृथ्वी पर लाइव बातचीत करने लगे तो कहीं ना कहीं से हमें सच्चाई पता चल जाएगी कि हम क्लोनस हैं। लेकिन सैम को अब भी उसकी बातें बेतुकी ही लग रही थीं। इस बात से सैम 2 गुस्से में बाहर निकला और उस सीक्रेट रूम की तलाश करने लगा। उसने बेस का चप्पा चप्पा छान मारा, पर उसे कहीं भी सीक्रेट रूम के कोई सुराग नहीं मिले। इसके बाद सैम 2 सैम के पास आया और उसे लकड़ी के मॉडल्स वाली टेबल को हटाने को कहा ताकि वह उसके नीचे भी छानबीन कर सके और वहां से जबरदस्ती टेबल हटाने लगा। इसी कारण उनके बीच लड़ाई होने लगी। तभी सैम 2 ने सैम को मारकर उसकी नाक तोड़ दी और उसे दूर फेंक दिया। उसके टेबल को उड़ेल दिया और वहां जमीन पर सीक्रेट रूम ढूंढने लगा, पर उसे वहां भी कुछ नहीं मिला। इतने में ही सैम ने पीछे से सैम 2 पर वार किया, पर सैम 2 ने उसकी गर्दन दबोच ली। तभी सैम की नाक से खून को देखकर सैम 2 ने उसे छोड़ दिया
और उसे माफी मांगने लगा, लेकिन सैम गुस्से में वहां से चला गया। हालांकि अब सैम को भी दाल में कुछ काला नजर आने लगा था। कुछ देर बाद जब उसका दिमाग ठंडा हुआ तो वो जरटी के पास आया और उससे पूछा, जरटी, क्या मैं सचमुच एक क्लोन हूं? इस पर जरटी ने कहा, तुम्हें याद है सैम, 3 साल पहले जब तुम पहली बार इस बेस पर आए थे, तब तुम बेस के मेडिकल रूम में जागे थे और मैंने तुमसे कहा था तुम्हारे स्पेसशिप की क्रैश लैंडिंग हुई थी, जिसमें तुम जख्मी हो गए थे और उस एक्सीडेंट में तुम्हारे दिमाग में भी चोट लगी थी, जिस कारण तुम्हें वह एक्सीडेंट याद नहीं था। उस वक्त तुम काफी कमजोर भी थे। असल में उस वक्त तुम्हारा कोई एक्सीडेंट नहीं हुआ था और ना ही तुम किसी स्पेसशिप से आए थे, बल्कि तुम एक क्लोन हो और तुम्हें मेडिकल रूम में जगाया गया था। वे लोग हर 3 साल बाद एक क्लोन को डिस्ट्रॉय करके दूसरे क्लोन को जगा देते थे। इसी दौरान सैम को कुछ याद आया। उसने अपना लैपटॉप उठाया और रोवर में बैठकर उस सिग्नल जैमर एंटीना के पार आ गया, जहां से वो पृथ्वी पर कांटेक्ट कर सकता था। उसने वहां अपनी पत्नी को वीडियो कॉल किया, लेकिन वो कॉल सैम की पत्नी की जगह एक लड़की ने रिसीव किया। अजीब बात थी कि यह लड़की वही थी जिसकी बार बार सैम को झलक दिखाई देती थी। इस कॉल के दौरान सैम ने अपना कैमरा ढंक रखा था। सैम ने उस लड़की से कहा, क्या मैं टेस बेल से बात कर सकता हूँ? इस पर उस लड़की ने कहा था, माफ कीजिएगा, उनकी कुछ साल पहले ही मौत हो चुकी है। यह सुनकर सैम ने हैरानी से पूछा, तुम इतने यकीन से कैसे कह सकती हो कि टेस मर चुकी है? इस पर उस लड़की ने कहा, क्योंकि मैं उनकी बेटी हूँ, मेरा नाम ईव है। यह सुनकर सैम सन रह गया। उसने ईव से उसकी उम्र पूछी। इस पर ईव ने बताया कि वह 15 साल की हो चुकी है। फिर सैम ने उससे पूछा कि टेस की मौत कैसे हुई। इस पर ईव यह कहकर अपने पिता को आवाज देने लगी कि कोई अनजान आदमी उसकी मां की मौत के बारे में पूछ रहा है। तभी अंदर से आवाज आई, रुको बेटा, मैं अभी आता हूं। वो आवाज असली सैम बेल की थी, यानी कि असली सैम बेल अपने परिवार के साथ पृथ्वी पर था। यह समझ आते ही सैम ने फौरन कॉल कट कर दिया। इस सच्चाई ने सैम के दिल को बहुत ज्यादा ठेस पहुंचाया। अब उसे यकीन हो चुका था कि वह कभी पृथ्वी पर नहीं जा पाएगा। यह सोचकर वह रोने लगा। फिर कुछ देर बाद सैम वापस बेस पर लौट आया। अब सैम की हालत और भी ज्यादा बिगड़ चुकी थी। वो ठंड से कांप रहा था। ये देख सैम 2 को उसकी फिक्र होने लगी। उसने सैम को बिस्तर पर सुला दिया। उसके बाद उसने सैम का लैपटॉप चेक किया और उसमें सैम और ईव के बीच बातचीत की रिकॉर्डिंग देखी, जिससे उसे भी सच्चाई का पता चल गया। तभी सैम 2 ने कुछ सोचा और उसी वक्त जरटी के पास आया। उसने जरटी की मदद से सैम के एक नए क्लोन को जगाने का प्रोसेस शुरू कर दिया। उसके बाद सैम 2 सैम के पास आया और उसे बताया, तुम यहाँ 3 साल गुजार चुके हो, इसलिए अब तुम्हें पृथ्वी पर जाकर अपनी नई जिंदगी की शुरुआत बात करनी चाहिए। इसके लिए मैंने एक प्लान सोचा है। मैं तुम्हें हीलियम 3 में छुपाकर पृथ्वी की ओर लॉन्च कर दूंगा, जिससे तुम सही सलामत पृथ्वी पर पहुंच जाओगे। पृथ्वी पर पहुंचते ही तुम लॉन्चर से निकलकर कहीं दूर भाग जाना। इससे तुम हमेशा के लिए आजाद हो जाओगे। लेकिन इसमें मुसीबत है। वह रेस्क्यू टीम जो कुछ ही देर में यहां पहुंचने वाली है, जब उन्हें उस क्रैश हुए रोवर में तुम नहीं मिलोगे तो उन्हें पता चल जाएगा कि हम सच्चाई जानते हैं, जिससे वे मुझे तो खत्म करेंगे ही, साथ ही वे पृथ्वी पर तुम्हें भी ढूंढ कर खत्म कर देंगे। इसलिए मैंने उस नए क्लोन को बाहर निकाला है। हम रेस्क्यू टीम को कंफ्यूज करने के लिए उस क्लोन को मारकर रोवर में तुम्हारी जगह डाल देंगे। इससे उन्हें हमारे प्लान पर शक भी नहीं होगा। हालांकि सैम 2 का प्लान कारगर तो था, पर सैम इस प्लान के लिए उस क्लोन की हत्या नहीं करना चाहता था और ऊपर से सैम की हालत भी बद से बदतर हो गई थी। उसने सैम 2 से कहा, अब मुझे नहीं लगता कि मैं पृथ्वी पर पहुंचने तक जिंदा रह पाऊंगा, इसलिए मैं चाहता हूं मेरी जगह तुम पृथ्वी पर जाओ और मैं वापस अपने क्रैश हुए रोवर में चला जाऊंगा, क्योंकि हम किसी की हत्या नहीं कर सकते। हालांकि कि सैम 2 इस फैसले से खुश तो नहीं था, पर सैम के जोर देने पर वह मान गया। फिर वह सैम को उस क्रैश हुए रोवर की तरफ ले जाने लगा। वे दोनों बातचीत करते हुए आगे बढ़े जा रहे थे। तभी अचानक सैम बेहोश हो गया। यह देख सैम 2 को समझ आ गया कि सैम का आखिरी वक्त नजदीक है। वह सैम को रोवर के अंदर छोड़कर एक दोस्त की तरह अलविदा कर वापस बेस पर लौट आया और लॉन्चर के जरिए पृथ्वी पर जाने की तैयारी करने लगा। तभी जर्टी वहां आया। उसने सैम 2 को बताया कि अब तक वहां जो कुछ भी हुआ वो सब उसके डेटाबेस में रिकॉर्ड हो चुका है। अगर रेस्क्यू टीम ने यहां आकर उसका डेटाबेस चेक किया तो कंपनी के लोग उसे मार देंगे। इसलिए जर्टी ने कहा, सैम, मैं चाहता हूं कि तुम सुरक्षित रहो, इसलिए यहां से जाने से पहले तुम मुझे रिब्यूट कर देना, जिससे मेरा डाटा मिट जाएगा, क्योंकि मैं नहीं चाहता तुम्हें कोई भी नुकसान हो। यह सुनकर सैम ने सम्मानपूर्वक जर्टी का डाटा इरेज कर दिया और रेस्क्यू टीम के वहां पहुंचने से ठीक पहले लॉन्चर में बैठकर वहां से पृथ्वी की ओर रवाना हो गया। फिर जब रेस्क्यू टीम बेस पर पहुंची तब तक सैम का नया क्लोन जाग चुका था। रेस्क्यू टीम को लगा कि यह नया क्लोन वही है जो हार्वेस्टर वाली दुर्घटना के बाद जागा था।
और उसने लॉन्चर में हीलियम-3 से भरे कंटेनर्स पृथ्वी की ओर भेजे हैं। उन्हें सेम-2 के भागने की जरा भी भनक नहीं लग पाई। वहीं उस डैमेज हुए रोवर में मौजूद सैम अभी जिंदा था, पर वह अपनी आखिरी सांसें गिन रहा था। उसने सेम-2 को पृथ्वी की ओर जाते देखा और खुशी से मौत को प्यारा हो गया। दरअसल सैम की मौत इसलिए हुई क्योंकि किसी भी क्लोन की जिंदगी केवल 3 साल की होती थी और 3 साल बाद वे अपने आप ही बीमार होकर मर जाते थे। फिर कुछ दिन बाद पृथ्वी पर यह खबर सुर्खियों में आने लगी कि सैम बेल का एक क्लोन चांद से पृथ्वी पर आ चुका है, जिसने लूनर इंडस्ट्रीज पर यह इल्जाम लगाया है कि लूनर इंडस्ट्रीज चांद पर क्लोन से काम करवा रही है और उनकी भावनाओं के साथ खिलवाड़ कर रही है। सैम 2 ने गवर्नमेंट को लूनर इंडस्ट्रीज के इस दरिंदगी भरे काम के सारे सबूत भी दे दिए, जिसके बाद लूनर इंडस्ट्रीज की खूब बदनामी हुई और उसके स्टॉक्स गिर गए। इसी के साथ ये कहानी यहीं समाप्त हो गई। ऐसी ही और मूवी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और मूवी कैसी लगी ये कमेंट में जरूर बताएं।